हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 25 मार्च 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरीके की हेल्प या मदद आपको मिल रही है या कुछ भी नया आप लोग अगर सीख रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है वो आप लोगों को ही मिलेगा इस सेंस में कि ये जो सेशंस हैं वो इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, बट उसके लिए हमें आपके साथ और सहयोग की ज़रूरत है, तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट आप लोग ज़रूर करें। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट को इग्नोर नहीं करेंगे। अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और क्या आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। और एक आर्टिकल हमें बेसिकली कल का भी देखना है तो वो भी हम लोग आज ले लेंगे, है ना। तो सबसे बड़ा जो अभी इशू चल रहा है ना, और जिसको आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में कवर करेंगे, एक्सप्लेन पेज पर भी एक आर्टिकल है, वो ये वाला है। ठीक है, वैसे आप लोगों को ये खबर पता लग गई होगी बट अभी तक मैंने इसको कवर नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रेजेंट में दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, नाम है जस्टिस यशवंत वर्मा। ठीक है, और इनके ऊपर यह आरोप है कि इनके घर से बहुत बड़ी मात्रा में कैश जो है वो बरामद हुआ है। ठीक है, अभी जब ये होली का त्यौहार था तो उस समय के ये बात है, 14 मार्च की प्रिसाइसली बात है। इनके ये और इनकी शायद वाइफ या कुछ और फैमिली मेम्बर्स घर से बाहर कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। उस दौरान इनके घर में जो है वो आग लग जाती है और शायद इनकी माता जी, जैसा बताया जा रहा है कि उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया उस आग को बुझाने के लिए। तो उस दौरान एक कमरे में ये पाया गया कि कई सारे नोट, ठीक है, करेंसी नोट, वो जो हैं बरामद हुए हैं। हालांकि वो आधे या ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं जली हुई स्थिति में है क्योंकि आग लग गई थी, बट फिर भी वो पाए गए हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि एक जज, एक हाई कोर्ट के जज के घर में इतना कैश कहाँ से आया। तो इसी को लेकर अब इंक्वायरी जो है वो होगी और यहाँ पर 3 लोगों की या 3 आप कह सकते हैं कि मेंबर्स की एक कमेटी बनाई गई है जो इस मामले में इंक्वायरी करेगी। हालांकि इनको सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने ये ऑर्डर दिया है कि इनको वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाएगा। वापस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही आए थे। ठीक है, 2013-14 के आसपास ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज बने थे। 2021 में इनका ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ था। उसके बाद वापस इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की बात हो रही है। हालांकि वहाँ का जो बार एसोसिएशन है, जो बार काउंसिल है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसका ये कहना है, उसने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र भी लिखा था, एक लेटर भी लिखा था कुछ दिनों पहले, और उसकी जो एक हेडिंग थी वो मतलब उसमें ये लिखा होता कि वी आर नॉट थ्रैश बिन, हम कचरे का डब्बा नहीं है, कि जो भी इस तरीके के जजेस हैं आप उनको हमारे पास भेज दें। वैसे भी इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने इस तरीके के जजेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बदनाम है, इल फेमस है। ठीक है, जैसे एक तो ये वाला केस हो गया इनका, है ना, क्योंकि ये भी पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही थे। इनका जो पेरेंट कोर्ट है वो हाई कोर्ट, वो वही है इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहीं से आए, वापस इनको सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने रिकमेंड किया है कि वहाँ भेजा जाएगा। ठीक है, हालांकि तब तक इनको जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, है ना, आई थिंक कोई उपाध्याय करके हैं, उनको ये ऑर्डर दिया गया है कि इनको कोई काम तब तक ना सौंपा जाए। ठीक है, मतलब कोई भी केस वगैरह जो है इनको तब तक ना सौंपा जाए। हाँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मैं बात कर रहा था, तो एक तो ये हो गए। अभी कुछ महीने पहले आपको याद होगा एक और जस्टिस थे, एक जज थे जिनका नाम था जस्टिस शेखर यादव, याद है ना, हमने बात भी की थी। उन्होंने वीएचपी, दैट इज़ विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम के दौरान एक विशेष समुदाय के लोगों को लेकर बहुत ही अपशब्द कहे थे, अभद्र टिप्पणियां की थी। ठीक है, हालांकि उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई बहुत खास फैसला नहीं लिया।
ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के ही एक और जज जिनका नाम है आई थिंक राम मनोहर नारायण मिश्रा, ऐसा करके कुछ नाम है उनका एग्जैक्टली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राम मनोहर नारायण मिश्रा। उन्होंने भी एक बड़ा ही अजीब सा जो है वो अपने फैसला सुनाया, है ना, जिसमें एक बेसिकली रेप एक्यूज्ड को लेकर बात हो रही थी। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली, मतलब मुझे तो कहने में भी शर्म आ रही है, ठीक है। उन्होंने ऐसी चीज़ें बोली कि ये करना ये करना ये करना जो है ये काफ़ी नहीं है किसी भी व्यक्ति के ऊपर बलात्कार या रेप के चार्जेस लगाने के लिए, ठीक है ना। अभी 2-3 दिन पहले का ये फैसला है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस तरीके के जजेस आई डोंट नो क्यों हैं, ठीक है। हालांकि मैं एज एन इंस्टीट्यूशन इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऊपर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा हूँ, बट रिसेंटली जो हमें इस तरीके के इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं, इन सब के तार कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट से जाके जुड़ते हैं, ठीक है। इसी को लेकर आई थिंक 2010 की बात है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज हुआ करते थे जस्टिस मार्कंडे काटजू, नाम आपने शायद सुना होगा, काफ़ी फेमस जज हुआ करते थे। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर बेसिकली एक जो शेक्सपियर का एक नॉवल है, अगर आपने नाम सुना हो, दैट इज़ हैमलेट, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी हो। तो उसमें एक इस तरीके का प्रसंग है, एक रेफरेंस है, एक फ्रेज़ की बात होती है कि देयर इज़ समथिंग रॉटन, ठीक है, कि कहीं पर कुछ चीज़ जो है वो सड़ रही है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट को लेकर भी जस्टिस मार्कंडे काटजू ने यह कहा था कि समथिंग इज़ रॉटन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। हालांकि उन्होंने वो चीज़ जो है एक सिंड्रोम होता है, दैट इज़ अंकल सिंड्रोम। अंकल सिंड्रोम बेसिकली ये होता है कि जिसमें आप फैमिलियल रिलेशंस जो आपके हैं, मतलब फैमिली रिलेशंस जो हैं, जो आपके पर्सनल रिलेशंस हैं, वो आपके जो जुडिशियल डिसीजंस हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, या आप करियर में आगे बढ़ने के लिए, करियर में एडवांसमेंट्स लेने के लिए आप उस तरीके के जो आपके पर्सनल टाइज़ हैं, जो फैमिलियल टाइज़ हैं, उनका यूज़ करते हैं। उनको अंकल सिंड्रोम कहा गया है, ठीक है। तो उसी को लेकर बेसिकली जस्टिस काटजू ने ये कहा था कि समथिंग इज़ रॉटन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो वही चीज़ मतलब मैं किसी को लेकर, किसी जज को लेकर या किसी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं कर भी नहीं रहा। मैं तो सिर्फ जो चीज़ें ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल हैं सिर्फ वही आपको कलेक्ट करके बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनको कहा गया है। अच्छा, एक चीज़ और, एक मज़े की बात और, जो ये जस्टिस शेखर यादव का मैंने आपको केस बताया, जिन्होंने एक विशेष समुदाय को लेकर काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ की थी, है ना, बहुत ही भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था वीएचपी के कार्यक्रम में, उनको इम्पीच करने को लेकर, ठीक है, उनको इम्पीच करने को लेकर राज्यसभा के 55 सांसदों ने, 55 एमपीज ने, राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं, दैट इज़ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, उनको एक लेटर दिया था, ठीक है। लेकिन धनखड़ साहब ने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। बाकी बात तो फिर आगे बाद में होती। अब यहाँ पर भी वही बातें हो रही हैं, ठीक है। जो बार है जो वो बात कर रहा है कि एफआईआर होनी चाहिए या इम्पीचमेंट की यहाँ पर कुछ बात हो रही है। अब देखते हैं इसमें आगे क्या इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगी तो क्या निकल के आएगा। बट इसको लेकर एक आर्टिकल है एक्सप्लेन पेज पर, ठीक है, कि कैसे जुडिशरी में जो इंटरनल इंक्वायरीज होती हैं उनको लेकर बात की गई है, तो वो हम लोग वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल यहाँ पर ऐसा और कोई आर्टिकल नहीं है। बीच में एक आर्टिकल है छोटा सा, एक नेवी की एक्सरसाइज है, वो वैसे आपको पता होगी लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के जो शिप्स हैं वो यहाँ पर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, दैट इज़ वरुणा, ठीक है, याद रखिएगा, वरुणा इज़ अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। 19 से 22 मार्च के बीच में ये हुई है ना। और इसमें फ्रांस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, दैट इज़ चार्ल्स डी गॉल, इसने पार्टिसिपेट किया। इंडिया की तरफ से आईएनएस विक्रांत यहाँ पर शामिल हुआ। इंडिया का मिग 29K और फ्रांस का राफेल एम एयरक्राफ्ट ये भी इसमें शामिल हुए। ध्यान रखिएगा, इट इज़ अ नेवल एक्सरसाइज, नेवी की एक्सरसाइज है, दैट इज़ वरुणा बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में तो हालांकि कम, बट आपके इसमें सिविल, ये इसमें क्या बोलते हैं, एनडीए में सीडीएस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो प्लीज़ इनको एक्सरसाइजेस को थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। सीधे एक्सप्लेन पेज पर ही आएंगे, यहाँ पर बीच में कोई ऐसा खास आर्टिकल्स नहीं है।
एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल तो मैंने आपको यही वाला बताया, दैट इज़ जुडिशरी का जो इन हाउस इंक्वायरी सिस्टम है उसकी बात करेंगे। एक आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है कि इंडिया में जो हीट एक्शन प्लान्स है उसमें क्या कमियां हैं, ठीक है, व्हाट इज़ लैकिंग इन दोज हीट एक्शन प्लान्स। एक स्टडी हुई है उसमें क्या क्या बातें सामने आई हैं वो हम लोग देखेंगे। तो दो आर्टिकल हमारे यही हैं और एक आर्टिकल बेसिकली हमारा उससे रिलेटेड है, जो मतलब कल का आर्टिकल है तो वो भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इन 3 आर्टिकल्स को देखना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहूँगा। ठीक है, ये वीडियो वही है जो आप ये जो जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो कैश मिला है, ठीक है, जिसका वीडियो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज़ किया है। ठीक है, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये देखिए, ये सारे के सारे नोट हैं, ठीक है ना, करेंसी नोट है, 500 रुपये के नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आज जली स्थिति में है, आधे जले हुए हैं। और ये जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं जब ये आग बुझाने आए तो इन्होंने ही बेसिकली ये चीज़ें देखी हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ऑलमोस्ट जो कमरा है वो नोटों से भरा हुआ है। ठीक है, जली हुई स्थिति में देखिए, ये जली हुई स्थिति में इन्होंने मोबाइल के कैमरे का जो टॉर्च है उससे ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि लाइट वगैरह बंद की होगी उस समय, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने नोट यहाँ पर मिले। पूरा का पूरा ऑलमोस्ट एक स्टोर रूम टाइप का, एक कमरा टाइप का है जो यहाँ पर नोटों से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये सारे के सारे, ये देखिए, ये सब नोट ही हैं, है ना। किसी के पास तो खाने को पैसा नहीं है और कहीं नोट ऐसे जल रहे हैं। यही देश की विडंबना है ना। यही देश की विडंबना है कि किसी के पास खाने को पैसा नहीं है और कहीं नोट ऐसे जल रहे हैं। क्या बोल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आर्टिकल हम लोग पहले देख लेते हैं इसी वाले को, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो जुडिशरी का जो इन हाउस इंक्वायरी है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, इन्होंने 2 दिन पहले यानी कि शनिवार के दिन एक 3 मेंबर की, ठीक है, 3 मेंबर इन हाउस इंक्वायरी मतलब जो जुडिशरी के अंदर ही होगी, इन हाउस इंक्वायरी, ये इसमें बेसिकली इनिशिएट की है। और ये अनप्रेसिडेंटेड है, मतलब ऐसा जनरली बहुत ज़्यादा होता नहीं है। और ये किस मामले में है, वही जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस यशवंत वर्मा के कंडक्ट को लेकर उनकी इंक्वायरी यहाँ पर की जा रही है। फॉलोइंग द एलिगेशंस दैट वेड्स ऑफ करेंसी नोट्स वर फाउंड इन हिज ऑफिशियल रेसिडेंस वेयर अ फायर ब्रोक आउट ऑन March 14। ठीक है, और इनके ऊपर आरोप वही है कि कई सारे वेड्स का मतलब होता है जो इस तरीके के रोल्स आप देखते हैं ना, जो जैसे मैंने आपको वहाँ पर दिखाया, वहाँ पर तो खैर वो रोल्स ज़्यादा समझ में नहीं आ रहे, बट उस तरीके के रोल्स, नोटों की गड्डियाँ, नोटों के बंडल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो वो इनके घर में पाए गए, ये इनका आरोप, मतलब इनके ऊपर आरोप है ना। 14 मार्च के दिन जब इनके घर में आग लगी तो ये चीज़ें पाई गई हैं। ठीक है, अब ये जो इंटरनल इंक्वायरी है जुडिशरी की, जो कि एक प्रोसेस फॉलो करती है, जो कि इम्पीचमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्पीचमेंट की प्रोसीजर है उससे ये अलग होती है। ठीक है, इसको 3 लोग, जो 3 मेंबर्स इस कमेटी में रहेंगे वो कौन है, उसमें बेसिकली 2 चीफ जस्टिस होते हैं किसी और हाई कोर्ट के, है ना, और एक जो है वो किसी और हाई कोर्ट के जज होते हैं। तो चीफ जस्टिस यहाँ पर हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के, दैट इज़ जस्टिस शील नागू। चीफ जस्टिस हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के, दैट इज़ जस्टिस GS संधवालिया। और एक हैं कर्नाटक हाई कोर्ट की की जस्टिस, मतलब जज हैं, जस्टिस अनु शिवारमन। ठीक है, तो ये 3 लोग जो हैं वो इस इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा रहेंगे। अब अगर हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि संविधान में जो जजों के रिमूवल का प्रोसीजर है, अगर उसकी हम बात करें, या इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट के जज का जो इम्पीचमेंट है वो आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में दिया गया है। ठीक है, और आर्टिकल 218 ये कहता है कि जो प्रोसीजर या जो प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जज के इम्पीचमेंट के लिए है, उसी तरीके का प्रोसेस जो है वो फॉलो होगा हाई कोर्ट के जज को लेकर भी। ठीक है, आर्टिकल 218 ये कहता है। अब आर्टिकल 124 सब का जो क्लॉज 4 है वो ये कहता है
कि अ जज कैन बी रिमूव्ड बाय अ पार्लियामेंट, जज को पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है थ्रू अ लेट डाउन प्रोसीजर। ठीक है, लेट डाउन प्रोसीजर क्या है वो आगे देखते हैं अभी। लेट डाउन प्रोसीजर है, लेकिन सिर्फ दो ही आधार पर, ओनली ऑन टू ग्राउंड्स, सिर्फ दो आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों, क्योंकि दोनों का प्रोसेस तो सेम ही है ना, तो उनको सिर्फ दो आधार पर हटाया जा सकता है, इम्पीच किया जा सकता है। एक है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ठीक है, यानी कि ये साबित हो जाए कि उन्होंने किसी के साथ मिसबिहेव किया है, दुर्व्यवहार किया है, ठीक है, गलत आचरण किया है। तो एक तो ये आधार हो गया, और दूसरा है इनकैपेसिटी, यानी कि अक्षमता, इफ़ ही इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू कैरी ऑन विद हिज ड्यूटीज़। ठीक है, तो ये सिर्फ दो ही आधार है, ध्यान रखिएगा, देयर आर ओनली टू ग्राउंड्स विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड सेकंड वन इज इनकैपेसिटी। ठीक है, मैं इन चीज़ों के ऊपर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेफिनेटली चांसेस हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ कि ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स को स्टेटमेंट बनाया जाता है। अब आप इनको अगर ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते हैं, ठीक है, वैसे आपने ये चीज़ें सब अपने पॉलिटी में भी पढ़ी होंगी, बट अगर आप इनको वही है कि सुपरफिशियल तरीके से पढ़ते हैं तो कभी कभार जो डिटेल्स होती हैं वो मिस हो जाती हैं। ठीक है, तो यू डोंट हैव टू मिस एनी डिटेल, है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, अब इसके बाद ये लिखा है कि फॉर एन इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज टू बी एक्सेप्टेड, एटलीस्ट 2/3 of those present and voting in both Lok Sabha and Rajya Sabha must vote in favor of removing the judge, and the number of votes in favor must be more than 50% of the total membership of each house। मतलब ये तो सिंपल वही आपका जो स्पेशल मेजोरिटी होती है वो हो गई। ठीक है ना, कि लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग, ठीक है, अलग अलग एंड लिखा हुआ है, ठीक है, और नहीं है, दोनों सदनों में 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, एंड दैट 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग शुड बी ग्रेटर देन जो हाउस की टोटल मेंबरशिप है उसके 50% से ज़्यादा। ठीक है, यही स्पेशल मेजोरिटी होती है ना, क्लियर है, तो वो यहाँ पर लगेगा। इफ़ पार्लियामेंट पासेस सच अ वोट, अगर पार्लियामेंट इस तरीके का वोट पास कर देता है, मतलब दोनों सदनों से ये पास हो गया, तो उसके बाद एक ऑर्डर, एक आदेश जारी करेंगे, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है फिर उस जज के और रिमूवल के लिए ऑर्डर जारी करेंगे। और जहाँ पर अगर मान लीजिए पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड, पार्लियामेंट इज डिसॉल्व्ड मतलब लोकसभा, ठीक है, बिकॉज राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड। अगर पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाती है या उसका कार्यकाल खत्म हो जाता है इस दौरान, मतलब ये मामला है और वहाँ पर वोटिंग वगैरह नहीं हुई है और टर्म अगर एंड हो जाता है, तो फिर जो इम्पीचमेंट ऑफ अ जज का मोशन है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नई लोकसभा बनेगी तो वहाँ पर कैरी फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, इट विल फेल और इट विल, द मोशन विल फॉल। ठीक है, अब इन हाउस प्रोसीजर की अगर हम बात करें, जो ये इंक्वायरी की बात हो रही है, यहाँ पर लिखा है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ जज इज मेड ओनली बाय और टू पार्लियामेंटेरियंस। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी जज के खिलाफ जो शिकायत है या जो कंप्लेंट है वो सिर्फ पार्लियामेंटेरियन से ही की जा सकती है या पार्लियामेंटेरियंस ही कर सकते हैं। ठीक है, द CJI और चीफ जस्टिस ऑफ एन हाई कोर्ट मे ऑल्सो बी कॉल्ड अपॉन टू एग्जामिन अ कंप्लेंट अगेंस्ट अ जज। ठीक है, CJI या जो चीफ जस्टिस के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, उनको भी किसी जज के खिलाफ अगर आपको कंप्लेंट करनी है तो CJI या हाई कोर्ट के जज चीफ जस्टिस से भी की जा सकती है। ठीक है, अब ये जो इंटरनल मैकेनिज्म की ज़रूरत है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अब ये जो इंटरनल मैकेनिज्म की ज़रूरत महसूस होती है ये 1995 में होती है। ठीक है, जहाँ पर एक बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, दैट इज़
जस्टिस AM भट्टाचार्य, उनके खिलाफ एक फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी यानी कि फाइनेंशियल कुछ गड़बड़ी के लेकर आरोप लगते हैं उनके ऊपर। ठीक है, अब जो बॉम्बे बार एसोसिएशन है, हेडेड एट द टाइम बाय सीनियर एडवोकेट इकबाल चागला, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव कराया उस जज के रिजिग्नेशन को लेकर। ठीक है, एक रिट पिटीशन जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई ताकि जो बार है वो प्रोटेस्ट ना करे। अब इस केस की सुनवाई के दौरान दो जज थे, दैट इज जस्टिसेस के रामास्वामी एंड BL हंसरिया, इन्होंने ये कहा, नोटेड दैट अ हियाटस बिटवीन बैड बिहेवियर एंड इम्पीचेबल बिहेवियर। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बात की कि बैड बिहेवियर और इम्पीचेबल बिहेवियर में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये केस है बेसिकली C रविचंद्रन अय्यर वर्सेस जस्टिस AM भट्टाचार्य। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देयर वाज नो प्रोसेस टू होल्ड अ जज अकाउंटेबल फॉर बैड कंडक्ट इनकंसिस्टेंट विद द हाई ऑफिस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसा कोई भी प्रोसेस या प्रक्रिया नहीं है जिसमें आप किसी भी जज को अकाउंटेबल ठहरा सकें फॉर बैड कंडक्ट इनकंसिस्टेंट विद द हाई ऑफिस। मतलब जो उनका पद है ना, उसको अगर उसके मतलब उस क्या कह सकते हैं, उस पद के इनकंसिस्टेंटली अगर वो कुछ बैड कंडक्ट करते हैं तो उसको उस जज को अकाउंटेबल होल्ड करने का कोई प्रोसेस नहीं है। ठीक है, व्हेन सच कंडक्ट डिड नॉट मीट द हाई बार ऑफ इम्पीचमेंट सेट बाय आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर इम्पीचमेंट की बात है, ठीक है, अगर वो ठीक है कि जब हाई बार ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब एक इम्पीचमेंट को लेकर एक बार है कि अगर आप ये काम करते हैं तो यू कैन बी इम्पीच्ड, बट अगर आप उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, आपका जो कंडक्ट है वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आपने उससे नीचे क्या कंडक्ट किया है, कोई बैड कंडक्ट किया है, तो उसको प्रूव करने का या उसको अकाउंटेबल होल्ड करने का कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा यहाँ पर कोर्ट ने कहा है। ठीक है, टू फिल व्हाट द जजेस कॉल्ड अ यॉर्निंग गैप बिटवीन प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड बैड कंडक्ट इनकंसिस्टेंट विद द हाई ऑफिस, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट एन इन हाउस प्रोसीजर। ठीक है, अब वही बात है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है प्रूव्ड मिसबिहेवियर, है ना। अब अगर किसी व्यक्ति ने कोई बैड कंडक्ट किया या कोई बुरा बर्ताव किया, बुरा व्यवहार किया किसी के साथ, अब क्या वो जो एक तरीके से आप कह सकते हैं बार है, ठीक है, जो एक आप कह सकते हैं लिमिट या एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि अगर ये होगा तो इट कैन बी इम्पीच्ड या इसको प्रूव्ड मिसबिहेवियर माना जाएगा। ठीक है, तो वो है या नहीं है, या फिर वो सिर्फ बैड कंडक्ट है, उसके बीच का जो गैप है, ठीक है, इसको फिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है इन हाउस प्रोसीजर जो है वो बनाया। ठीक है, अब इसमें बेसिकली 5 मेंबरों की कमेटी थी। जस्टिस SC अग्रवाल, जस्टिस AS आनंद और SP भरूचा, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। इसमें 2 जज और थे, जस्टिस PS मिश्रा एंड DP मोहपात्रा। ठीक है, ये 2 आपके सीनियर मोस्ट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे उस समय, है ना। तो इन्होंने ये कमेटी एक बनाई ताकि एक ऐसा प्रोसीजर बनाया जा सके फॉर टेकिंग सूटेबल रेमेडियल एक्शन अगेंस्ट जजेस हु बाय देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन और कमीशन डू नॉट फॉलो द एक्सेप्टेड वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ। ठीक है, कि जुडिशियल लाइफ की जो एक्सेप्टेड वैल्यूज़ हैं उनको जो जजेस अपने एक्ट्स ऑफ ओमिशन या कमीशन से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए उसको लेकर उन्होंने ये
क्या प्रोसीजर होना चाहिए, है ना, वो ये कमेटी बनाई। ठीक है, एक्ट्स ऑफ ओमिशन या कमीशन का मतलब होता है, ओमिशन का मतलब, कमीशन का मतलब तो ये होता है कि आपने जो चीज़ करनी थी, मतलब आपको जो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, दैट यू हैव डन, दैट इज़ द एक्ट ऑफ कमीशन, कि आपने कुछ चीज़ नहीं करनी चाहिए थी वो कर दी। और एक्ट ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि आपको कोई चीज़ करनी चाहिए बट आप वो नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ एक्ट ऑफ ओमिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कुछ आइडियल्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये बेसिकली एक तरीके से जुडिशियल एथिक्स आप कह सकते हैं। इसमें 16 पॉइंटर्स दिए गए हैं, वो भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें दी गई हैं, अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिए जाएं, क्या प्रोसीजर हो, उसके लेकर ये कमेटी बनाई गई। ठीक है, कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो अक्टूबर 1997 में सबमिट करी और इसको अमेंडमेंट्स के साथ फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट की एक्सेप्ट किया गया दिसंबर 1999 में। अब इस प्रोसीजर में कुछ बदलाव किए गए 2014 में। 2014 में जब एक वुमेन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज थी मध्य प्रदेश से, उसने एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ, सिटिंग जज के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट फाइल करी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इन हाउस प्रोसीजर है उसमें कुछ बदलाव किए। ठीक है, अब ये क्या बदलाव थे देखिए। तो यहाँ पर जस्टिस JS खेहर एंड जस्टिस अरुण मिश्रा ने समराइज़ किया और एक्सप्लेन किया इस प्रोसेस को थ्रू 7 स्टेप्स। ठीक है, ये केस बेसिकली है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्स, क्योंकि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट के मामले होते हैं उसमें जो आप कह सकते हैं विक्टिम होता है उसका नाम नहीं दिया जाता, वो छुपाया जाता है। तो इसलिए एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है, एसेंशियली दिस प्रोसेस बिगिंस when the chief justice of a high court, the CJI or the president of India receives a complaint। तो ये प्रोसेस शुरू तब होता है, ठीक है, जब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट को किसी भी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट मिलती है। ठीक है, अगर ये कंप्लेंट जो है वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास पहुंची है या प्रेसिडेंट के पास पहुंची है तो वो कंप्लेंट जो है CJI को फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, अब इस कंप्लेंट को जो है वो किसी भी स्टेज में ड्रॉप किया जा सकता है अगर CJI को लगे कि ये कंप्लेंट जो है वो ज़्यादा सीरियस नहीं है तो। ठीक है, हालांकि इस कंप्लेंट की वेरासिटी को टेस्ट करने के लिए, वेरासिटी मतलब कि कितनी ये कंप्लेंट में सच्चाई है, उसको टेस्ट करने के लिए CJI जो है वो एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मांग सकते हैं जो कंसर्न्ड हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस से। ठीक है, अगर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ये रिकमेंड करते हैं कि इस मामले में और ज़्यादा डीप प्रोब यानी कि ज़्यादा गहन जांच की ज़रूरत है, तो CJI जो है वो रिकमेंडेशन को एग्जामिन करेंगे एंड द स्टेटमेंट ऑफ द जज फेसिंग द एक्यूजिशंस, यानी कि जिस जज के ऊपर आरोप है उसका भी बयान लिया जाएगा और ये डिसाइड किया जाएगा कि एक 3 मेंबर इंक्वायरी जो है वो यहाँ पर होगी जिसमें 2 अदर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और 1 हाई कोर्ट जज, जो अभी हुआ है वही है ना, जिसमें अभी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कर्नाटक हाई कोर्ट की एक जज है। ठीक है, अब ये जो कमेटी है इसके पास ये पावर है कि वो अपनी खुद के प्रोसीजर्स बना सकती है। ठीक है, जो नेचुरल जस्टिस का नियम होता है उसके साथ कंसिस्टेंट रहते हुए वो अपने खुद के प्रोसीजर बना सकती है। ठीक है, इस केस में नेचुरल जस्टिस का मतलब यही है कि जस्टिस, जैसे अभी ये यशवंत वर्मा वाला केस है, तो इसमें जस्टिस वर्मा को एक चांस दिया जाएगा कि वो भी अपनी बात जो है वो रख सकें। ठीक है, यही होता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब एक बार जो है वो इंक्वायरी पूरी हो जाए तो कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और इस रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए कि वेदर देयर इज़ एनी सब्सटेंस टू द एलिगेशन अगेंस्ट द कंसर्न जज, कि जो संबंधित जज के खिलाफ एलिगेशंस या आरोप लगाए गए हैं क्या उनमें कोई मतलब सब्सटेंस है। सब्सटेंस होने का मतलब है कि क्या उनमें कोई वाकई में आधार है, सीरियसनेस है। ठीक है, या ऐसे तो कोई भी किसी के ऊपर भी आरोप लगा देगा, है ना, वो बात हो गई पहला पॉइंट। इफ़ देयर इज सफिशिएंट सब्सटेंस टू द एलिगेशंस वेदर दे आर सीरियस इनफ दैट दे रिक्वायर इनिशिएशन ऑफ रिमूवल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द जज, और अगर मान लीजिए एलिगेशंस को लेकर सफिशिएंट सब्सटेंस हैं तो क्या वो इतने सीरियस हैं
कि उस जज के खिलाफ रिमूवल प्रोसीजर जो है वो शुरू होना चाहिए, रिमूवल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। और अगर रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि देयर इज सब्सटेंस टू द एलिगेशंस, इट विल बी सेंट टू द जज कंसर्न्ड एज वेल। ठीक है, और अगर उस रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि इस एलिगेशंस में वाकई में दम है, तो फिर वो जो कंसर्न जज है उसको भी भेजी जाएगी। इफ़ द कमिटी कंक्लूड्स दैट द मिसकंडक्ट इज नॉट सीरियस इनफ टू वारंट रिमूवल प्रोसीडिंग्स, द CGI में एडवाइज द जज कंसर्न एंड डायरेक्ट दैट द कमिटीज रिपोर्ट बी प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, अगर कमेटी अपने पूरी इंक्वायरी करने के बाद ये कंक्लूड करती है कि ये जो कंसर्न जज का मिसकंडक्ट है वो इतना सीरियस नहीं है कि उनको रिमूव किया जाए, तो फिर CGI जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंसर्न जज को एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, कुछ सलाह दे सकते हैं और ये निर्देश दे सकते हैं कि जो कमेटी के रिपोर्ट है उसको ऑन रिकॉर्ड रख लिया जाए। इफ़ द कमिटी डिसाइड्स दैट द एलिगेशंस आर सीरियस इनफ टू इनिशिएट रिमूवल प्रोसीडिंग्स, द CGI विल एडवाइज द कंसर्न जज टू रिज़ाइन और रिटायर वॉलंटरीली। ठीक है, लेकिन अगर कमेटी ये फैसला लेती है कि जो ये आरोप हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, गंभीर आरोप हैं, कि इनका रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होना चाहिए, तो CGI जो है वो कंसर्न जज को, संबंधित जज को ये एडवाइस देंगे कि आप खुद से या तो रिज़ाइन कर दें या फिर रिटायर हो जाएं। लेकिन अगर वो जज इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो CGI जो है फिर उस जो हाई कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस को ये डायरेक्ट करेंगे, ये निर्देश देंगे कि इनको किसी भी तरीके का जुडिशियल वर्क जो है वो असाइन ना किया जाए। अभी जैसे ये जस्टिस वर्मा के केस में CGI खन्ना ने ऑलरेडी जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, दैट इज़ देवेंद्र कुमार उपाध्याय, इनको ये कहा है कि जस्टिस वर्मा को, जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई भी जुडिशियल कार्य ना दिया जाए। अब अगर जो जज है वो CGI की एडवाइस जो है रिटायर होने की या रिज़ाइन करने की, उसको अगर वो नहीं मानते हैं तो CGI जो है फिर वो प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करेंगे कमेटी की फाइंडिंग्स का कि रिमूवल प्रोसीडिंग जो है वो शुरू होनी चाहिए। और रिमूवल प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए तो उसके बाद फिर वो मामला वहीं पार्लियामेंट में चला जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस आ जाएगी, है ना। फिर दोनों सदनों में मोशन लाया जाएगा, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ दी हाउस की स्ट्रेंथ, वहाँ से वो पास होगा। पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट फिर रिमूवल का ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द इन हाउस इंक्वायरी, है ना। और इन हाउस इंक्वायरी के बाद फिर इस तरीके से रिमूवल हो सकता है, मतलब डायरेक्टली इम्पीचमेंट एज सच नहीं होता है। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर जाके लिखा हुआ है लास्ट में कि फिर रिमूवल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट होती है। ठीक है, क्लियर है बात, समझ गए? ठीक है ना, चलो। अच्छा, मैं आपको वो एक बता रहा था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। उसके भी देर आर 16 पॉइंट्स। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ, ये आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ जुडिशियल लाइफ। अब ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में अडॉप्ट किया गया है 7 मई 1997 के दिन। ठीक है, इसमें 16 पॉइंट्स है, मैंने आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जस्टिस मस्ट नॉट मेयरली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो बी सीन टू बी डन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जुडिशरी में बोला जाता है कि न्याय का सिर्फ होना ज़रूरी नहीं है ना। यानी कि जो कोर्ट है उनमें सिर्फ न्याय का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि न्याय हो रहा है ऐसा दिखना भी ज़रूरी है। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। इसके बाद ये कहा गया है कि हायर जुडिशरी के जो भी मेंबर्स हैं उनका बिहेवियर और कंडक्ट वो इस तरीके का होना चाहिए कि जुडिशरी में या जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी में लोगों का फेथ, लोगों का भरोसा जो है वो बना रहे। ठीक है, मतलब जस्टिसेस या जजेस का जो बिहेवियर है वो ऐसा होना चाहिए कि लोगों को लगे कि वाकई में जो जुडिशरी है वो कैसी है, निष्पक्ष है, इम्पार्शियल है। ठीक है, अकॉर्डिंगली एनी एक्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वेदर इन ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी विच इरोड्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ दिस परसेप्शन हैज़ टू बी अवॉइडेड। ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के कोई भी जज हों, उनकी कोई भी एक्ट, है ना, चाहे वो ऑफिशियल कैपेसिटी में हो या पर्सनल कैपेसिटी में भी हो, ध्यान रखना पर्सनल कैपेसिटी में भी हो। ठीक है, अ जज इज ऑलवेज अ जज। ठीक है, एक जज जो है चाहे वो किसी हाई कोर्ट के जज हों या सुप्रीम कोर्ट के जज हों, ही इज़ 24/7 अ जज। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ
भी कर सकते हैं? नो, साफ साफ लिखा गया है। ठीक है, वेदर इन ऑफिशियल और पर्सनल कैपेसिटी, उनको कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जिससे ये जो परसेप्शन है जुडिशरी को लेकर या जुडिशरी की इम्पार्शलिटी को लेकर, वो परसेप्शन कहीं खराब हो। ऐसी एक्टिविटी को अवॉइड करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये लिखा हुआ है कि अ जज शुड नॉट कंटेस्ट द इलेक्शन टू एनी ऑफिस ऑफ अ क्लब, सोसाइटी और अदर एसोसिएशन। ठीक है, एक जज जो है वो किसी भी क्लब, सोसाइटी या बाकी जो एसोसिएशन है उनमें किसी भी पद को लेकर, किसी भी ऑफिस को लेकर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। फर्दर ही शेल नॉट होल्ड एनी सच इलेक्टिव ऑफिस एक्सेप्ट इन सोसाइटी और एसोसिएशन कनेक्टेड विद द लॉ। ठीक है, कोई सोसाइटी या कोई एसोसिएशन जो लॉ से जुड़ा हुआ है उसमें वो किसी इस तरीके के इलेक्टिव पद को संभाल सकते हैं, बट अदरवाइज नहीं। ठीक है, इसके बाद लिखा है क्लोज एसोसिएशन विद इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द बार, particularly those who practice in the same court shall be eschewed। यानी कि जो बार के इंडिविजुअल मेंबर्स हैं उनके साथ क्लोज एसोसिएशन, ठीक है, पर्टिकुलरली जो सेम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। बार में बेसिकली कौन होते हैं? जो लॉयर्स वगैरह होते हैं वो, ठीक है ना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या जो अलग अलग राज्यों की बार काउंसिल्स होती है, उनमें बेसिकली जो आपका ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, जैसे आपने लॉ की अगर पढ़ाई करी, ठीक है, आपने जो एलएलबी वगैरह किया, तो उसके बाद यू बिकम अ लॉयर। बट आप जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो फिर आप जब ये बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, वर्ड नहीं आ रहा मुझे, है ना। तो जब आप वकालत प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो यू रजिस्टर योर सेल्फ अंडर द बार काउंसिल। ठीक है, तो बार काउंसिल में जो बेसिकली वकील वगैरह प्रैक्टिस करते हैं उनके साथ क्लोज एसोसिएशंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, ये बात साफ लिखी है। और खासकर ऐसों के साथ जो सेम कोर्ट में, जहाँ पर आप जज हैं वहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मतलब आप जहाँ पर जज हैं और वहीं पर अगर कोई वकील प्रैक्टिस कर रहा है तो उसके साथ आपको क्लोज एसोसिएशंस नहीं बनाने हैं। ठीक है, इसके बाद लिखा है अ जज शुड नॉट परमिट एनी मेंबर ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली, चाहे वो उनके स्पाउस हो, सन हो, डॉटर हो, सन इन लॉ हो, डॉटर इन लॉ हो, या कोई भी और क्लोज रिलेटिव हो, इफ़ अ मेंबर ऑफ द बार टू अपीयर बिफोर हिम और इवन बी एसोसिएटेड इन एनी मैटर, एनी मैनर विद अ कॉज टू बी डेल्ट विद बाय हिम। ठीक है, उनके परिवार का कोई भी सदस्य, एक जज जो है उनके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे उनकी पति पत्नी हो, उनके बच्चे हों, है ना, बेटा बहू हो, दामाद हो, या कोई भी ऐसा क्लोज रिलेटिव हो, अगर वो बार के मेंबर हैं तो उनको मतलब वो ऐसे केस में अपीयर नहीं होंगे जिस केस की सुनवाई वो जज कर रहे हैं। ठीक है, या उससे जुड़े हुए किसी भी मामले में। अदरवाइज तो फिर वही अंकल सिंड्रोम आ जाएगा ना, फैमिलियल टाइज, है ना। नो मेंबर ऑफ हिज फैमिली हु इज अ मेंबर ऑफ द बार शैल बी परमिटेड टू यूज द रेसिडेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेसिडेंस इन विच द जज एक्चुअली रिसाइड्स और अदर फैसिलिटीज़ फॉर प्रोफेशनल वर्क। यानी कि उनके परिवार का, जज के परिवार का कोई भी जो सदस्य है, अगर वो बार का मेंबर है, ठीक है, तो वो उस रेसिडेंस में, यानी कि उस घर में जहाँ पर जज रह रहे हैं, या जो भी वो प्रोफेशनल वर्क के लिए उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उसका इस्तेमाल वो मेंबर नहीं कर सकता। ठीक है, अ जज शुड प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ अलूफनेस कंसिस्टेंट विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। एक जज को डिग्री ऑफ अलूफनेस, अलूफनेस का मतलब होता है अकेलापन, ठीक है, जो उनके पद के की गरिमा या पद की डिग्निटी के लिए कंसिस्टेंट है, उस तरीके का डिग्री ऑफ अलूफनेस प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक जज हैं लेकिन आप सबके साथ घुल मिल रहे हैं, ठीक है, आपका सब कुछ चल रहा है, वैसा नहीं। अ जज शैल नॉट हियर एंड डिसाइड अ मैटर इन विच अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली, अ क्लोज रिलेशन और अ फ्रेंड इज कंसर्न। एक जज जो है वो ऐसे मामले में सुनवाई नहीं करेंगे, ऐसे मामले में कोई फैसला नहीं देंगे जिसमें उनके परिवार का कोई सदस्य, ठीक है, या कोई क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड जो है वो कंसर्न या जुड़ा हुआ हो। अ जज शैल नॉट एंटर इनटू पब्लिक डिबेट और एक्सप्रेस हिज व्यूज इन पब्लिक ऑन पॉलिटिकल मैटर्स और ऑन मैटर्स दैट आर पेंडिंग और आर लाइकली टू अराइज फॉर जुडिशियल डिटर्मिनेशन। एक जज को जो है वो पब्लिक डिबेट नहीं करनी है। ठीक है, कहीं पर अगर कोई पब्लिक डिबेट का कार्यक्रम है
वहाँ पर जज को बुलाया जाता है तो नहीं जाना है, मना कर देना है, ठीक है। या किसी भी राजनीतिक मामले में, किसी पॉलिटिकल मैटर्स में अपने विचार नहीं देने हैं, ठीक है। और या फिर किसी ऐसे मामले में जो मामले पेंडिंग हैं कोर्ट के सामने, या फिर ऐसे मामले जो लगता है कि भविष्य में कोर्ट में आ सकते हैं, उनको लेकर कोई बयानबाजी, कोई टिप्पणी, कोई अपने विचार नहीं देने। अ जज इज़ एक्सपेक्टेड टू लेट हिज जजमेंट स्पीक फॉर देमसेल्व्स, इट शुड नॉट गिव इंटरव्यू टू द मीडिया, ठीक है। एक जज से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जो भी अपनी बात कहना चाहते हैं वो उनके फैसलों के थ्रू सुनाई सुनी जाएगी, मतलब सुनाई देगी, है ना। एक जज को जो है वो मीडिया को इंटरव्यू वगैरह नहीं देना चाहिए, ठीक। अ जज शेल नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट फ्रॉम हिज फैमिली, क्लोज रिलेशंस एंड फ्रेंड्स। एक जज को जो है वो गिफ्ट्स या हॉस्पिटैलिटी जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए अपने परिवार, अपने क्लोज रिलेशंस या फ्रेंड्स के अलावा किसी और से। अब जस्टिस वर्मा अगर ये कहते हैं कि उनको ये गिफ्ट के रूप में पैसा मिला है या क्या है, वटेवर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है, अ जज शेल नॉट हियर और डिसाइड अ मैटर इन विच अ कंपनी इन विच ही होल्ड शेयर इज कंसर्न अनलेस ही हैज़ डिस्क्लोज्ड हिज इंटरेस्ट एंड नो ऑब्जेक्शन टू हिज हियरिंग एंड डिसाइडिंग द मैटर इज रेज्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए जज किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, है ना, किसी कंपनी के अगर वो शेयर होल्डर हैं, तो उस कंपनी से रिलेटेड कोई भी अगर मामला आता है तो वो जज उसकी सुनवाई नहीं कर सकते अनलेस उन्होंने अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको डिस्क्लोज़ कर दिया हो और फिर उस मामले में सुनवाई को लेकर ये हो कि हाँ ठीक है, ये जज जो हैं वो अपने इस मामले में सुनवाई कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ अगर आपने किसी कंपनी में शेयर होल्डर आप हैं और आप एक जज भी हैं, तो आप उस कंपनी से रिलेटेड अगर कोई मामला कोर्ट में आता है तो उसकी सुनवाई आप विदाउट डिस्क्लोजिंग योर इंटरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अ जज शैल नॉट स्पेक्यूलेट इन शेयर्स, स्टॉक्स और द लाइक, ठीक है। एक जज को जो है वो शेयर्स, स्टॉक्स और इसी तरीके की चीज़ों में स्पेक्यूलेट नहीं करना है, ठीक है। मतलब जैसे वो आपने पिछली बार देखा था ना, प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री जो हैं वो चुनावों से कुछ दिनों पहले जब मीडिया को बयान दे रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहे थे बेसिकली, है ना, इंटरव्यूज़ क्या वो जो भी है ना, उसमें ये कहा था, दोनों लोगों ने ये कहा था कि 4 जून के बाद जो है वो 4 जून बेसिकली वो डेट जब इलेक्शन के नतीजे आए थे पिछली बार लोकसभा के, कि उसके बाद जो शेयर मार्केट है वो काफ़ी ऊपर जाने वाला है, ठीक है, तो शेयर्स खरीदें। तो इस तरीके के स्पेकुलेशन जजेस को नहीं करने, ठीक है। अ जज शुड नॉट इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। वो कोई ट्रेड और बिजनेस में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंगेज नहीं हो, आइदर बाय हिमसेल्फ और इन एसोसिएशन विद एनी अदर पर्सन, ठीक है। किसी भी मतलब खुद से भी और किसी पर्सन के साथ मिलके भी वो ट्रेड और बिजनेस ना करें। पब्लिकेशन ऑफ अ लीगल ट्रिटाइज और एनी एक्टिविटी इन द नेचर ऑफ हॉबी शेल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। अगर वो कोई लीगल ट्रिटाइज में कोई पब्लिकेशन करते हैं या फिर कोई अपनी हॉबी के तौर पर कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो ट्रेड या बिजनेस नहीं माना जाएगा। अ जज शुड नॉट आस्क फॉर एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशंस और अदरवाइज एक्टिवली एसोसिएट हिमसेल्फ विद द रेजिंग ऑफ एनी फंड फॉर एनी पर्पस, ठीक है। एक जज जो हैं वो किसी भी तरीके के कंट्रीब्यूशन की मांग नहीं कर सकते, किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और अदरवाइज एक्टिवली एसोसिएटेड हिमसेल्फ विद द रेजिंग ऑफ एनी फंड फॉर एनी पर्पस, और किसी भी तरीके के अगर पर्पस के लिए कोई फंड मांगा जा रहा है तो उसके साथ वो एक्टिवली एसोसिएट नहीं हो सकते। अ जज शुड नॉट सीक एनी फाइनेंशियल बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ परक्यूसाइट और प्रिविलेज अटैच्ड टू हिज ऑफिस अनलेस इट इज़ क्लियरली अवेलेबल, ठीक है। अगर उनको कोई प्रिविलेज मिल रहा है वो तो ठीक है, बट उसके अलावा कोई और फाइनेंशियल बेनिफिट वो सीख नहीं कर सकते। एनी डाउट इन दिस बिहाफ मस्ट बी गॉट रिजॉल्व्ड एंड क्लैरिफाइड थ्रू द चीफ जस्टिस, और इसको लेकर अगर उनके मन में कोई डाउट है तो वो चीफ जस्टिस से उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। एवरी जज मस्ट एट ऑल टाइम्स बी कॉन्शियस दैट ही इज अंडर द पब्लिक गेज एंड देयर शुड बी नो एक्ट और ओमिशन बाय हिम which is unbecoming of the high office he occupied and the public esteem in which that office is held, ठीक है। हर जज को हर समय इस बात को लेकर कॉन्शियस रहना होगा, इस बात को लेकर सचेत रहना होगा कि वो हमेशा पब्लिक गेज में है, यानी कि पब्लिक की नज़रों में वो हमेशा हैं, ठीक है। और उनकी कोई भी वही एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन ऐसा नहीं होना चाहिए जो
इस तरीके के पद का, जो पद उन्होंने संभाल रखा है, कि उस पद के व्यक्ति को ऐसी कोई भी एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन नहीं करनी चाहिए, है ना, जो उस पद के डिग्निटी को नुकसान पहुंचाए, ठीक है, एंड द पब्लिक एस्टीम इन विच दैट ऑफिस इज हेल्ड, और जो उस पद को लेकर जो लोगों के विचार में उस पद की एक, आप कह सकते हैं, अहमियत है, एक ओहदा है, उसको नुकसान ना पहुंचाएं अपने किसी भी एक्ट ऑफ कमीशन या ओमिशन से, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ये लिखा है कि दीज आर ओनली द रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ जस्टिस लाइफ, जुडिशियल लाइफ, एंड आर नॉट मेंट टू बी एग्जॉस्टिव बट इलस्ट्रेटिव ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ जज, ठीक है। ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं जो जज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये जस्ट इलस्ट्रेटिव है। इलस्ट्रेटिव मतलब एक तरीके से इंडिकेटिव आप कह सकते हैं, कि जो एक जज से एक्सपेक्ट किया जाता है वो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, बट दिस इज़ नॉट एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी थोड़ा सा आप लोग जो मैंने आपको बताए हुए PDF, हालांकि मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, है ना, हाईलाइटेड आर्टिकल्स के साथ ही, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से मे भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कुछ पॉइंट्स आपको देके कि इनमें से एक जज जो है उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है या नहीं किया जाता है, ठीक है। चलिए मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले आर्टिकल की, जो कल वाला आर्टिकल है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप लोग उसको पढ़ लेना, ठीक है। ऐसा कुछ उसमें बहुत खास नहीं है। यहाँ पर लिखा है कि इंडिया के जो हीट एक्शन प्लान्स हैं उनमें क्या चीज़ लैक कर रही है, किस चीज़ की कमी है। इंडियन सिटीज़ का, यानी कि भारतीय शहरों के जो हीट एक्शन प्लान्स हैं उनमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज टू टैकल दी ग्रोइंग थ्रेट ऑफ एक्सट्रीम हीट, ठीक है, जो एक्सट्रीम हीट का बढ़ता हुआ खतरा है उसको टैकल करने की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ है वो इंडियन सिटीज़ के एक्शन प्लान्स में नहीं है, ऐसा स्टडी में पाया गया है। और कुछ शहरों में इस तरीके की स्ट्रेटजीज़ हैं भी, तो वो उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, इफेक्टिवली लागू नहीं कर रहे। अब ये जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़ नहीं है, इससे क्या हो सकता है कि जो हीट रिलेटेड डेथ्स हैं, ठीक है, उनकी संख्या बढ़ सकती है, मोर फ्रीक्वेंट हो सकती है, इंटेंस हो सकती है ना, और प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स इन द कमिंग ईयर्स, क्योंकि आने वाले समय में जो हीट वेव्स हैं वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, फ्रीक्वेंट भी हो सकती हैं, उनका जो ड्यूरेशन है वो भी लंबा हो सकता है। तो ऐसे समय पे जो डेथ रिलेटेड टू ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज हीट वेव्स वाले इश्यूज़ है वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज नहीं है, ठीक है। अब ये हीट एक्शन प्लान होते क्या हैं? हीट एक्शन प्लान एसेंशियली एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है और प्रिपेयर्डनेस प्लान होता है फॉर एक्सट्रीम हीट इवेंट्स। इसमें कुछ इमीडिएट एज वेल एज लॉन्गर टाइम एक्शंस होते हैं जिससे हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो बढ़ती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन शेयरिंग और रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन टू रिड्यूस द हेल्थ इम्पैक्ट्स ऑफ हीट, एक्सट्रीम हीट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशंस, ठीक है, कि जो एक्सट्रीम हीट का असर है वल्नरेबल पॉपुलेशंस की हेल्थ के ऊपर, उसको रिड्यूस करने के लिए इस तरीके के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक्शंस होते हैं ताकि हमारी प्रिपेयर्डनेस बढ़ सके, है ना, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सके, जो रिस्पॉन्स देना है उसका कोऑर्डिनेशन हो सके, उन सब के लिए ये होता है इस प्लान में। अब इसको लेकर यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में जुलाई 2024 में ये बोला कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि NDMA है, वो हीट एक्शन प्लान्स को 23 हीट वेव प्रोन स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर रही है इन कोलैबोरेशन विद द अथॉरिटीज़ इन द स्टेट्स। अब ये मिनिस्टर का जो जवाब है, जो बयान है, वो ये दिखाता है कि हीट स्ट्रोक को लेकर जो डेथ्स हुई हैं वो 2020 में जहाँ 530 थी, 2022 में बढ़ के 730, यानी कि लगभग 200 का इंक्रीज़ हुआ। इसके बाद 2024 में 161 तो कंफर्म्ड हीट स्ट्रोक डेथ्स हैं और 269 जो है वो सस्पेक्टेड है कि इससे हुई हो सकती हैं। अब स्टडी मेथडोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो स्टडी हुई है इसमें कुछ शहरों के हीट एक्शन प्लान्स को स्टडी किया गया है, लाइक बेंगलुरु, दिल्ली, फरीदाबाद, ग्वालियर, कोटा, लुधियाना, मेरठ, मुंबई, एंड सूरत, ठीक है। ये ऐसी पॉपुलेशंस, मतलब ये ऐसे शहर हैं जहाँ की पॉपुलेशन 2011 के जनगणना के हिसाब से 1 मिलियन या 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। एंड दैट वर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस द लार्जेस्ट इंक्रीजेज इन डेंजरस हीट इंडेक्स वैल्यूज विच कंबाइन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी रिलेटिव टू देयर रिसेंट हिस्टोरिकल एवरेज। जहाँ पर मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि जो हीट इंडेक्स की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी, तो इसलिए ऐसे शहर लिए गए हैं।
अब हीट इंडेक्स की वैल्यूज़ जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों को कंबाइन करती है ना, रीसेंट हिस्टोरिकल एवरेज के कंपैरिजन में उसका डेटा देती है। अब रिसर्चर्स ने यहाँ पर 88 इंटरव्यूज़ जो हैं वो सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए हैं, जो कि इस तरीके के हीट एक्शन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। साथ ही साथ इन्होंने डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ, सिटी प्लानिंग, लेबर डिपार्टमेंट और साथ ही साथ शहर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से भी बात की है। अब इस एनालिसिस की फाइंडिंग ये कहती है कि ऑल्दो जो ये 9 शहर हैं जिसकी इन्होंने स्टडी की है हीट एक्शन प्लान्स की, वहाँ पर शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स तो हैं। ठीक है, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस या फिर वर्क शेड्यूल बदल देना, इस तरीके के शॉर्ट टर्म इमरजेंसी मेजर्स तो हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म एक्शंस जो हैं वो या तो है नहीं, और अगर जहाँ पर हैं भी तो उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। अब लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या हैं, जैसे कि मेकिंग हाउस होल्ड और ऑक्यूपेशनल कूलिंग अवेलेबल टू द मोस्ट हीट एक्सपोज्ड। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लोग हीट एक्सपोज्ड हैं उनके लिए ऐसे हाउस होल्ड या ऐसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स बनाना है जहाँ पर कूलिंग वगैरह अवेलेबल हो। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म मेजर है, तो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल नहीं है। डेवलपिंग इंश्योरेंस कवर फॉर द लॉस्ट वर्क। ठीक है, उनका अगर कोई काम का नुकसान हो रहा है तो उसके लिए कुछ इंश्योरेंस वगैरह की व्यवस्था है, ऐसा भी नहीं है। फायर मैनेजमेंट सर्विसेज को एक्सपेंड करना हीट वेव्स के लिए, क्योंकि हीट वेव्स के समय में फायर वगैरह की घटनाएं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो फायर मैनेजमेंट सर्विसेज को एक्सपेंड करना। इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को रेट्रोफिट करना ताकि ट्रांसमिशन रिलायबिलिटी को बढ़ाया जा सके, क्योंकि गर्मियों के दिनों में आपने ये भी देखा होगा कि बिजली वगैरह भी काफ़ी चली जाती है ना। उसके पीछे भी रीज़न होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स वगैरह हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से टेम्परेचर जब बेसिकली जब हीट ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है ना, ग्रिड्स वगैरह से, जो आपके घरों के पास ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे होते हैं, वहाँ पर जब बिजली आती है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसमें टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, उन तार वगैरह में गर्मियों के दिनों में और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो भी एक इशू है, उसको लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें जो हैं इन शहरों के हीट एक्शन प्लान्स में मिसिंग है। एक्शंस लाइक expansion of urban shade and green cover and creation of open spaces that dissipate heat were implemented without focusing on populations and areas that experience the greatest heat risk। ठीक है, कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है कि अर्बन शेड और ग्रीन कवर को बढ़ाया जा रहा है ना, या फिर ऐसे ओपन स्पेसेस क्रिएट किए जा रहे हैं जहाँ से कि हीट अपने आप डिसिपेट हो जाए, लेकिन इनको ऐसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि ये पॉपुलेशन और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर ग्रेटेस्ट हीट रिस्क है उसको फोकस नहीं कर रहे, कहीं पर भी कुछ भी चल रहा है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज दैट वर बीइंग इम्प्लीमेंटेड फोकस्ड लार्जली ऑन द हेल्थ सिस्टम एंड नॉट ऑन प्रिवेंशन। ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज जो इम्प्लीमेंट की भी जा रही हैं वो हेल्थ सिस्टम के ऊपर फोकस कर रही हैं और प्रिवेंशन को लेकर फोकस नहीं हो रहा है। मोर फंडिंग वॉज रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट लॉन्ग टर्म एक्शंस। ठीक है, लॉन्ग टर्म एक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। एंड पॉसिबिलिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म एक्शन वर लिमिटेड बाय इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स, और कुछ इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स की वजह से भी ये जो लॉन्ग टर्म एक्शंस हैं ये पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई है रिस्पोंडेंट्स के द्वारा वो है लोकल कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी बताई जा रही है, बोथ विद इन एंड बिटवीन द म्यूनसिपल, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, मतलब इनके भीतर भी, मतलब आपस में भी, और आपस में इन द सेंस कि जैसे म्यूनसिपल के अंदर, म्यूनसिपैलिटी के अंदर या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर जो 2 डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। फिर साथ ही साथ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, या उसके जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो इस तरीके के लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है वो इसका मेन रीज़न बताया जा रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, तो ये एक हीट एक्शन प्लान्स को लेकर या क्या इसमें कमियां हैं, अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हाउ टू इम्प्रूव द हीट एक्शन प्लान्स, कि हीट एक्शन प्लान्स में क्या कमियां हैं, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसमें भी आप ये आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो कल वाला ये आर्टिकल था बेसिकली, इसको आप लोग, मैं चाहूँगा कि खुद से पढ़ लें, कोई ऐसा बहुत खास आर्टिकल नहीं है ना। मेघालय में रेल कनेक्टिविटी को लेकर अपोज किया जा रहा है, कुछ मतलब वहाँ विरोध चल रहा है इस बात का लेकर। तो इसमें आप ये देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट दिया गया है, वो ये है कि मेघालय
या शिलोंग आप कह सकते हैं, शिलोंग इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। शिलोंग देश का एकमात्र ऐसा राज्य की राजधानी है, मतलब किसी भी राज्य की जो राजधानी है, शिलोंग एकमात्र ऐसी राजधानी है किसी राज्य की जहाँ पर रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक पॉइंट। ये देश के जितने भी राज्य हैं उन सब की राजधानी में रेल कनेक्टिविटी है, बट शिलोंग में नहीं है। ठीक है, और मेघालय में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है जो है मेहंदी पत्थर। ठीक है, मेहंदी पत्थर जो है ये एक रेलवे स्टेशन है, दैट इज़ द ओनली रेलवे स्टेशन इन मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पर और रेलवे कनेक्टिविटी की मांग हो रही थी, बट इसको लेकर विरोध हुआ, क्योंकि वहाँ के लोकल लोगों का ये कहना था कि अगर रेलवेज़ वगैरह होंगी तो यहाँ पर बाहर से आने वालों की, आउटसाइडर्स की संख्या बढ़ जाएगी, तो उससे जो हमारे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, खासकर जो गारो कम्युनिटीज़ हैं, जो खासी जयंतिया की कम्युनिटीज़ हैं, उनको नुकसान पहुँचेगा। ठीक है, उनके विरोध का बेसिकली एक मतलब ये भी देखा जा रहा है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पर मेघालय में भी लाइक सम ऑफ द अदर स्टेट्स, सम ऑफ द अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम और मोस्ट रिसेंटली मणिपुर की तरह यहाँ पर भी इनर लाइन परमिट का कंसेप्ट आ जाए। मेघालय में अभी नहीं है हालांकि। इनर लाइन परमिट का कंसेप्ट आई होप आप समझते होंगे। इनर लाइन परमिट का मतलब ये होता है कि अगर कोई बाहर के राज्य से, किसी दूसरे राज्य से अगर उस स्टेट में, उस राज्य में प्रवेश कर रहा है तो उसको ये परमिट लेना होगा। ठीक है, वो कितने दिन यहाँ पर रुकेगा, ठीक है, वो सब चीज़ें भी उस परमिट में मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि क्यों इसका विरोध हो रहा है। तो मेन इशू तो मैंने आपको बता दिया, वही बताया जा रहा है कि आउटसाइडर्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अभी जैसे रोड वगैरह से आते हैं तो उसमें लिखा है कि एक बस में या एक किसी कार में कितने लोग आ जाएंगे, है ना। किसी कार में आप बात करें तो 5-6 लोग आ जाएंगे, बड़ी कार होगी तो 7-8 लोग आ जाएंगे, 10 लोग आ जाएंगे, एक बस में 50 लोग आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक ट्रेन में तो बहुत सारे लोग आ सकते हैं, है ना, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ पीपल आ सकते हैं एक बार में। तो उसको लेकर इनका मेजर कंसर्न यही है। तो इस आर्टिकल को एक बार आप लोग जस्ट रीड कर लीजिएगा, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर जो ये इनर लाइन परमिट का पॉइंट दिया हुआ है वो, और एक जो मैंने आपको ये बताया कि शिलोंग इज़ दी ओनली स्टेट कैपिटल इन इंडिया विच हैव नो रेलवे कनेक्टिविटी। ठीक है, चलिए, तो मैं शेयर करूँगा इस आर्टिकल को, पढ़ लेना एक बार, ऐसा कुछ बहुत खास है नहीं, है ना। चलिए, तो ये आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे। तो आप लोग अगर प्रीलिम्स 2025 का पेपर दे रहे हैं तो इस तरीके की टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पास अलग अलग तरीके की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट में, आप इसमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर प्ले स्टोर में आपको ऐप नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको इसका APK लिंक प्रोवाइड कर देंगे। ऐप डाउनलोड करने का बेनिफिट ये है कि अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू उस वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी, और डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, वो आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सेशंस इस तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे, बट कोशिश करें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई सवाल अगर आपसे पूछा जाता है तो प्लीज़ उसका जवाब भी ज़रूर दें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके, और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।